सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उतने ही शानदार तरीके से आज आप लोगों ने अपना पेपर किया होगा। पेपर करने के बाद में जो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि मेरे कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपने ग्रुप डी का जो जीके का पेपर है उसके एक सटीक आंसर की के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको अनुमान हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही होने वाले हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले अपन शुरू कर लेते हैं अपने आज की आंसर की और इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करें, चर्चा के साथ साथ अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं तो मैं आपको एक सटीक जो कट ऑफ रहने वाली होती है ना, सटीक कट ऑफ के बारे में भी पक्का आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओगे तभी आपके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई। अच्छा, पहला प्रश्न जो है ना, वैसे एक बात बता देते हैं, ये ग्रुप डी का जो पेपर है ना, ये जो ग्रुप डी का पेपर है इसे मैं आपके लिए ईजी कैटेगरी में रखूँगा भाई। क्या करूँगा मैं? इजी कैटेगरी में रखूँगा, ज़्यादा टफ नहीं भाई। और जो बाकी पेपर्स हुए ना उनकी तुलना में। अच्छा, बेसर की बात करें, क्या दिया हुआ? आभूषण का नाम और पहने जाने वाला अंग दिया हुआ है। अच्छा, आभूषण की बात करें तो बेसर आपके पास कहाँ? नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। पोत आपके पास गले में पहना जाता है और टोंटी आपके पास कान में पहनी जाती है और दामन आपके पास उंगली में पहनी जाती है। इसके बारे में तो, दामन के बारे में तो मैंने बताया भी था कैसे पहनी जाती है। 2 उंगलियों में होती है और आपके पास क्या उस पर दर्पण लगा होता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ADCBA, ये ऑप्शन आपका इसका सही हो जाता है। तो ये तो कर दिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ, निम्न में से कौन सी जाति ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है? देखो इसमें आपके पास कालबेलिया नहीं है, सरगड़ा, माली और भील ये तो है ही है आपके पास। आप जानते हो भाई, जालौर जिले में अपने पास क्या है? ढोल नृत्य से संबंधित ये सारी जातियां पाई जाती है। कालबेलिया अपने पास वो कौन सा? चक्री नृत्य से संबंधित है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास कौन सी है? ये आ जाती है मकर संक्रांति, नवरात्रा, आखा तीज और अपने पास गुरु पूर्णिमा। तो ये आपके पास आखा तीज जैसे इसने मिला रखी है वो वैशाख में आती है भाई। इसके अलावा बात करें जैसे मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति आपके पास माघ महीने में आती है। और नवरात्रा की बात करें तो ये आश्वज में आते हैं और गुरु पूर्णिमा आपके पास आषाढ़ में आती है। तो आप मैच कर लेना ये कौन सा है। इसमें अपने पास एक के सामने 4, तो एक के सामने 4 इसी में दे रखा है भाई। ये दे रखा है। बी के सामने अपने पास 3 दे रखा है, क्या ये दे रखा है। ये इसके सामने अपने आखा तीज 2, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन सही हो जाता है भाई, है ना। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो क्या दिया हुआ? ब्यावर में निवासरत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाह दामोदर दास का संबंध या राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें बात करें तो ब्यावर में नहीं हुआ था भाई इनका जन्म। इनका जन्म आपके पास पोखरण में हुआ है। कहाँ? ब्यावर में से निवासरत, ब्यावर में निवासरत थे लेकिन इनका जन्म आपके पास पोखरण में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट है क्या? निम्न में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री से संबंधित नहीं है? तो प्रयास और विद्यार्थी जीवन समाचार पत्र है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत है और केयर प्रकाश नहीं भाई, ये केयर प्रकाश इनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अपने पास ये ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है आंसर की में। पेपर का विश्लेषण बाद में कर लेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अवसर उपलब्ध करवाता है? तो ये आपके पास अनुच्छेद 159 सही है भाई। यहाँ पे अनुच्छेद 159 है, वो ये कहता है कि राज्यपाल अपने सब विवेक से कुछ फैसले ले सकता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें 7 नंबर में क्या निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी पवाड़ा साहित्य की विशेषता है? तो पवाड़ा साहित्य की विशेषता आपके पास उत्पत्ति के आधार पर लोकगीत तथा मौखिक परंपरा है और संगीत एवं क्या नृत्य का अभिनव साचर्य है और वीर चरित्र, और तो ये सारे सही हैं भाई इसमें, और ABCD इसमें सारे सही होते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया? राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकहित के विषय पर किसी विषय पर चर्चा हेतु प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से निम्नलिखित में हम किसे संबोधित की जाएगी भाई? अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा को नहीं, प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा को दिया जाता है, को संबोधित किया जाता है। तो ये प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में अपने पास राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक है भाई? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय है, आपके पास ये सही है भाई, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श जरूरी है किसी भी अपने पास न्यायाधीश का स्थानांतरण अगर करते हैं तो।
अच्छा, इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान टीकाराम पालीवाल ने निम्नलिखित में से विभाग का कार्यभार नहीं लिया था भाई। तो इन्होंने भाई ये देखो, गृह विभाग लिया था, सामान्य प्रशासन लिया था, वित्त भी लिया था, आयोजना विभाग नहीं लिया भाई इन्होंने। क्या नहीं लिया? आयोजना विभाग है वो नहीं लिया था टीकाराम पालीवाल ने। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची, जानते हो आप, नगरपालिका, बिल्कुल कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नगरपालिका से है, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। निम्नांकित में से राजस्थान किस संभागीय आयुक्त के क्षेत्राधिकार में अधिकतम संख्या आती है भाई? तो सीधी सी बात है, अपने पास जयपुर, जब अपने पास नए जिलों का निर्माण हुआ था तो जयपुर के तहत अपने पास 7 जिले दिए गए थे, तो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो संभागीय आयुक्त जयपुर हो जाएगा। अच्छा, भारत के संविधान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कितनी सदस्य संख्या उल्लेखित है? इसमें अगर अपन बात करें तो संविधान सभा में अपने पास उल्लेखित है ही नहीं, संविधान में सदस्य संख्या उल्लेखित नहीं है। अपने संविधान अनुच्छेद अपने 318 के आसपास, 320 या 318 में क्या है, राज्यपाल के सब विवेक पर अपने पास इसके सदस्यों की संख्या क्या करती है, निर्धारित है भाई। तो ये अपने पास ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? तो ये आपके पास 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ भाई। कब हुआ है? 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त न्यास या लाभ का कोई जो कोई है ना पद धारण नहीं करेगा भाई? ये धारा 5 में कही गई है बात है भाई, ये धारा 5 में है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें अप्रैल 2026 में राजस्थान के में साझा संसाधनों, इसमें मैं सीधा आंसर बता देता हूँ भाई। चारागाह क्या है? चारागाह जल स्रोत, वन क्या है, वेटलैंड्स के संरक्षण में बेहतर उपयोगों को लेकर राजस्थान क्या है, सम्मेलन अधिवेशन 2026 कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया भाई। ये कहाँ किया गया है? जयपुर में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्या है, मई 2026 में देश के प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं का विधिवत रूप से शुभारंभ कहाँ किया गया है? जयपुर जिले के मोकलवास में स्थित गौ संवर्धन आश्रम से। अजमेर, जयपुर जिले के सांगन, नहीं, ये आपके पास है, सॉरी, जयपुर के हैं भाई, जयपुर जिले के सांगनेर में स्थित गोपाल गौ संवर्धन आश्रम से शुरुआत की गई है, इसकी शुभारंभ किया गया है। अच्छा, इसके बाद बात करें इनमें से कौन सा राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? इसमें अगर अपन बात करें तो जैसे इंद्रजीत खन्ना रहे हैं, राम लुबाया, प्रेम सिंह, नगेंद्र, इसमें नगेंद्र सिंह नहीं रहे हैं भाई। नगेंद्र सिंह आपके पास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना उसके न्यायाधीश रह चुके हैं, अपने इसमें नहीं रहे, राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो नगेंद्र सिंह नहीं रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 के दिनांक 29/4/2026 के परिपत्र के अनुसार खातेदार के पास भूमि तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने पर राजकीय भूमि का पट्टा, यहाँ पे अपने पास क्या बता देता हूँ, इसका आंसर आपके पास 3 होगा भाई। क्या है? 3 होगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर से आए 26 में जयपुर में आयोजित GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं रहा भाई? देखो, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार रहा, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार रहा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री रहा है भाई, ये नहीं रहा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, अपने पास संयोजक नहीं रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्या है, अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो इसमें बात करें तो विकसित राजस्थान में मोबिलिटी मिशन नहीं है भाई, स्पीडिंग टुवार्ड्स विकसित राजस्थान, ये इसकी क्या है, थीम थी भाई। किसकी? अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान की कार्यक्रम की। अच्छा, इसके बाद बात करें जर्नलिस्ट वेलफेयर, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, ट्रस्ट एंड यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग JPL जिसको कहते हैं के लिए निम्न कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बात करें तो यह जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग का द्वितीय संस्करण था, बिल्कुल सही बात है। इसके फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 5 विकेट से हराया, बिल्कुल सही बात है। तो कथन A और B दोनों सत्य हो जाते हैं, आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा।
अच्छा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट दिया हुआ है 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड के अनुसंधान एवं विकास एवं तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है? तो इसमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, इसके साथ हुआ है भाई, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ हुआ है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास, ऑल इंडिया फेडरेशन, क्या दिया हुआ भाई, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा 2026 अप्रैल 2026 में भाई बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न मैंने करंट में भी पढ़ाया आप लोगों को, पहले पढ़ाया किसमें, मैंने वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो सीरीज चली थी उसमें भी बताया था, एलडीसी के लिए भी बताया था। अभी मैं सीईटी की पेपर सीरीज चला रखा हूँ, चला रखी है भाई, रखा हूँ नहीं रखी है, उसमें देख लेना ये प्रश्न कितने, मेरे वाले प्रश्न देखना और ये देखना, तो इसमें अपने पास दिनेश सिंह हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कि मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान क्या है विमोचन किया भाई? इसमें अपन बात करते हैं, देखो यानी कहने का मतलब है कि इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर अपने पास कितना है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा राजस्थान के राज्यपाल, है ना, किन्होंने विमोचन किया है, तो वो राजस्थान के राज्यपाल ने किया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कुरिल है, केरमांडेक है, टोंगा है और मिंडानाओ है। अगर इसमें बात करें अपने पास तो आपके पास केवल दो है ना, केवल दो, ये आपके पास है क्या है उत्तरी क्या प्रशांत महासागर में है, और बाकी दो अपने पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो केवल कौन कौन से हैं, केरमांडेक और टोंगा, केरमांडेक और टोंगा जो है ना ये आपके पास किस में है, महासागरीय गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तो ये ध्यान में रखना भाई, इसमें केवल दो आएगा। अच्छा अप्रैल 2026 में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान में एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद में 2.05 मीटर की छलांग लगाकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है भाई? तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाएगा सुशील थोरी ने, किसने, सुशील थोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, पीठभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसमें अगर अपन विचार करेंगे तो इसमें आपके पास ऑप्शन बी और सी सही है भाई, कौन सा, बी और सी सही है, ये देख लेना भाई, और ए है पृथ्वी में लगभग यहाँ पे 10% पे नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास केवल लगभग 4% पर है, तो ये ध्यान में रखना। इसका क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, संचार किस आर्थिक से, संचार आप जानते हो भाई तृतीयक में आता है, तृतीयक है अपने, ये चतुर्थक है, ये क्रियाएं मैंने पढ़ा रखी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं तो क्या है, 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो ये आपके पास 1.9 रही है भाई, 1.9% रही है। अच्छा 31 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदाब पेटी है? तो इसमें बात करेंगे तो आपके पास भूमध्य रेखा न्यून वायुदाब पेटी और आपके पास ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये दोनों आ जाते हैं, तो आपके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और डी जिसमें है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कि बारदोई शिला या बारदोई लीची की बात करें तो ये नॉर्वेस्टर है जो केरल की अपने पास क्या है, ये किस में पाई जाती है भाई, ये केरल में क्या है, चक्रवाती तूफानों को स्थानीय भाषा में कहते हैं ना, वो है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं कौन सी एक सुमेलित नहीं है नदी और अपने पास सहायक नदी, तो इसमें अगर बात करेंगे तो कावेरी पूर्णा है ना, ये नहीं मैच है भाई इसमें, कावेरी और पूर्णा, क्योंकि पूर्णा नदी जो है ना वो आपके पास किसकी है, वो गोदावरी की सहायक नदी है भाई, किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है, इसकी नहीं है, तो ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करते हैं 34 सिमलीपाल और जैवमंडल संरक्षण की बात करें तो सिमलीपाल आपके पास कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, बिल्कुल ये लो आपके पास करेक्ट आंसर। अगर 35 में बात करें तो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख के सामने आपके पास आ जाएगा खारदुगला ये रहा। इसके अलावा बात करेंगे पीर पंजाल तो बनिहाल हो जाएगा, ये रहा बनिहाल। इसके बाद में वृद्ध हिमालय की बात करेंगे तो जोजिला, और इसके बाद में जास्कर की बात करेंगे तो फोटुला, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है, तो मैच कर लेना।
इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास 36 की। 36 क्या आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 से 25-26 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में, ये देख लेना भाई, तिलहन विकास के बारे में बात करेंगे। तो ये आपमें आपके पास क्या है भाई, ए और बी दोनों सही हैं, ये ऑप्शन आप देख लेना भाई, है ना। इतना समय वेस्ट नहीं करते हैं अपने पास, क्योंकि अपना आंसर की तो बना रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में अगर अपन बात करेंगे, इसमें तो ये चारों ऑप्शन सही है भाई, है ना। इसमें आपके पास ऑप्शन 4 है, वो करेक्ट आंसर है, ये देख लेना, आप पढ़ लेना, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि थोड़ी जल्दी करते हैं। 30 नवंबर 2025 को तक भारत में कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा में बात करते हैं, तो ये आपके पास लगभग 45% 05% है भाई, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको अपन क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, उसके बारे में है। तो 45.05 आ जाएगा इसका। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का, ये देख लेते हैं, इसमें अपन बात करते हैं। तो जो क्रम है ना वो बताना आप लोगों को, तो क्रम आपका इसमें ABCD है भाई, क्या 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण कार्यक्रम मिशन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन या कथन सत्य हैं, तो इसमें बात करेंगे 1 और 2 सत्य हैं भाई, इसमें केवल 1 और 2 कथन, 1 और 2 दोनों सत्य हो जाते हैं, 1 कथन 2 कथन, देख लेना भाई आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 41, भारत का संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक जो उद्बोधन है वो कब दिया था, तो ये 17 दिसंबर 1946 है, 2046 बोल रहा हूँ जल्दबाजी में, मैं भी पता नहीं। इसके बाद में बात करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति के संबंध थे, तो बिल्कुल JP कृपलानी के थे भैया, किसके थे, JP कृपलानी। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो ये आपके पास देखो मैं बता देता हूँ, व्यावसायिक सेवाएं अगर बात करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, सूचना एवं प्रौद्योगिकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सूचना प्रौद्योगिकी। संचार की बात करेंगे तो दूरसंचार हो जाएगा। बैंकिंग की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगी, आपके पास उद्योग और विस्तार हो जाएगा, और अपने पास, अच्छा 3 हो गए भाई, 3 मिला दिए, मैं आगे देख रहा हूँ कहाँ गए। अच्छा, ये देख लेना आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त प्रत्येक व्यक्ति शब्द के केवल प्राकृतिक स्वाभाविक व्यक्ति शामिल है, ये दोनों कथन सही है भाई, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो समता के मूल अधिकार की बात कर लेते हैं भाई। समता के मूल अधिकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 18 के न्यायिक निर्वचन में से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास क्या है, पद्म पुरस्कार अलंकरण कुलीनता की उपाधियां नहीं है और नए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। ये पुरस्कार अलंकरण क्या है, प्राप्तकर्ता के नाम के पहले या बाद में प्रयोग किए जाते हैं, नहीं, ये नहीं किए जाते हैं। ये इसमें एक सही है और दूसरा गलत है, तो ये ध्यान में रख लेना, कहाँ पे है, दोनों सही है दोनों गलत नहीं है। तो इसमें केवल एक सही है और नाम के पहले ये नहीं लगाए जाते हैं ना, ये उपाधियां नहीं लगाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आएगा, निम्नांकित में से कौन सा अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के मुकुट बिहारी भार्गव, सही है भाई, ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे जो अपने भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्या है, भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा निम्न में से कौन से एक भूमिका प्रदान नहीं की गई है, तो वह संसद की दोनों क्या संयुक्त बैठक के सभापति का काम नहीं कर सकता भाई, ये काम केवल लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है भाई, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष का कार्य होता है ये, लोकसभा अध्यक्ष का। इसके बाद में बात करते हैं, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अनुसार नियम 377 किससे संबंधित है, संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा का सुगम नहीं, किसी ऐसे विषय को उठाने जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो, बिल्कुल इससे संबंधित है, ऑप्शन 3 सही है। इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन 3 सही है भाई इसमें। इसके बाद में बात करेंगे 49 की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) में क्या होता है, अपने पास नियुक्त होता है भाई, प्रधानमंत्री क्या है अपने पास नियुक्त होता है, 41 में ध्यान में रख लेना, 49 में भाई। इसके बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसमें लोक स्वास्थ्य कल्याण जो सुधार है ना, ये नहीं है भाई। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व आपके पास है ना, क्या ध्यान में रखना, नीति निर्देशक तत्व है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में है और इसका संविधान अनुच्छेद बात करें तो ये 47 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अच्छा, इसके बाद में बात करें भारत के संविधान
के कौन से अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों का आबद्ध कर है भाई। तो इसमें अगर अपन बात करें तो 41 में 51 में तो अनुच्छेद 141 का इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? अनुच्छेद 141। अच्छा, भारत के संविधान के में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसमें आपके पास 324(4) आएगा भाई करेक्ट आंसर। 324(4) के तहत ये आपके पास बात कही गई है। 300 अपने पास क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के सिद्धांतों में शामिल नहीं था? तो इसमें आपके पास ये घरेलू जो है ना, ये मामला पारस्परिक सहयोग से हस्तक्षेप, ये मामला शामिल नहीं था 53 में। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से है? तो बांग्लादेश से संबंधित है भाई। ये किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो वो आपके पास इनमें रहा है वीवी गिरी का। क्यों रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पद से त्याग कर देते हैं, यानी अपना पद त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो इसमें अगर अपन बात करेंगे 56 में तो आपके पास हो जाएगा ACD, जिसमें है ना ACD, ये इसका आंसर है। मानकात्मक नहीं है भाई, अनुप्रयुक्त भी है, सकारात्मक भी है, वैज्ञानिक भी है। मानकात्मक क्या है? ये मानकात्मक नहीं है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। अगर इसमें बात करेंगे तो ये S1 और S2 दोनों ही क्या है? एक S सही है भाई, S1 सही है और S2 गलत है। तो ये S और 2 दोनों गलत नहीं, आपके पास S सही है और S2 गलत है। S1 तो क्या आपके पास सही है और S2 इसमें गलत हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें 58 की, तो इसमें आपके पास निम्नांकित में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का सदस्य नहीं है? तो UAE नहीं है भाई, इसमें द यूनाइटेड अरब अमीरात है, वो इसका सदस्य नहीं है, बाकी तीनों है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 59 में, इसमें बात करेंगे तो क्या है? एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनामहीनता चरण के पहले और बाद में क्रमशः कौन से मनोसामाजिक चरण आते हैं? तो 59 में मैं सीधा आंसर बता देता हूं भाई, इसका आंसर नंबर 2 सही है। पहल बनाम गलानी और पहचान बनाम भूमिका का भ्रम होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे तो विकासात्मक प्रक्रिया में जब विकास प्रभावी अनुभवों प्रतिक्रिया के परिवर्तन के लिए खुला होता है तो इसे लचीलापन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उसे लचीलापन कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, तो क्या जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात दोनों ही अवस्थाओं में जीवन और शारीरिक विकास के दिशात्मक अनुक्रम के नियमों का पालन करता है? शरीर के केंद्रीय अक्ष के से छोर की ओर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और जिन्हें सिफिलोकोडल नियम नहीं कहा जाता भाई। सिफिलोकोडल नहीं कहा जाता, इसे अब मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई? इसे प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो मैं लिख के बता देता हूँ, प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो ये देख लेना भाई, इसमें आपके पास क्या है? एक सही है और आपके पास R गलत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें आपके पास ऑप्शन A सही है किंतु R असत्य है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो परोक्ष क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट होता है। ईमानदारी के लिए मित्र को पुरस्कार, ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है भाई। क्या है इनका? परोक्ष पुनर्बलन, यानी अपने पास आंतरिक होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट नहीं है, परोक्ष का नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट का। वो अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं पुरस्कार, ये इसका सही हो जाएगा भाई, ये डायरेक्ट हो जाएगा, वो बाकी सारे इनडायरेक्ट हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसका ऑप्शन जो 2 है वो सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम रहित उद्दीपक नहीं होगा भाई? इसमें ये प्रश्न मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है क्या है, इसमें अधिगम रहित हो जाएगा। अच्छा, अधिगम से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। सही है, बिल्कुल है। अधिगम के कारण होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकते हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां और प्रतिवर्त क्रियाएं अधिगम नहीं हुआ है। और अधिगम में अस्थायी और स्थायी दोनों नहीं, इसमें आपके पास अधिगम में अस्थायी परिवर्तन नहीं, स्थायी परिवर्तन ही होते हैं मोस्टली। सभी ने परिभाषा यही दी है, तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाता है। ये नहीं है भाई, बाकी सारे हैं। अच्छा, 65 की बात करें तो अस्वीकरण वास्तविकता को स्वीकार करने से सचेत रूप से इनकार करना है, ये व्यक्ति की दुश्चिंता से बचाता है। 65 में मैं सीधा आंसर बताऊं तो आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा ए गलत है किंतु बी सही है भाई। ये तो गलत है और ये सही है, तो इसमें आपके पास कहाँ पे है? ए गलत और किंतु बी सही, ऑप्शन 3 सही रह जाता है।
है ना, थोड़ा जल्दी करेंगे जिससे क्या है कि परेशानी नहीं हो भाई। अच्छा, अल्पोर्ट की बात करें शील गुणों के सिद्धांत में, तो इसमें कार्डिनल शील गुण है वो आपके पास अहिंसावादी होते हैं भाई, कार्डिनल। तो ये कहाँ पे, महात्मा गांधी से संबंध हो गया। और केंद्रीय शील गुण की बात करें तो एंजेला निष्ठावान लड़की है, इससे संबंधित हो जाएगा। और गौण शील है वो शेरिल के को पारंपरिक कपड़े पसंद है, तो ये हो जाएंगे गौण। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ थ्रस्टन। क्या दिया हुआ भाई, थ्रस्टन ने, हाँ थ्रस्टन ने अपने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत की बात कर लेते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी और जी। इसमें आपके पास क्या है, नहीं किया है ना, तो इसमें अपने पास सी और जी का नहीं किया इन्होंने, सी और जी ये बाकी सभी का किया, ए बी डी और ई, ए बी डी ई है भाई इसमें ऑप्शन, नीचे देख लेना है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो 68 में आएगा व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षी तकनीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी मैं सीधे आंसर बताऊंगा भाई, बहुत ज़्यादा समय ले लिया हमने। 68 की बात करेंगे तो इसमें आपके पास ऑप्शन 2 जाएगा, उद्दीपक अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से संरचित होते हैं, अस्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। चलिए इसको आगे से, स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। ग्राम वोल्स के अनुसार सृजनात्मकता के निम्नलिखित चरणों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 में आपके पास क्या है, एक के सामने तो क्या दिया हुआ भाई, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा एक के सामने एक है, तो ये रहा आपके पास ऑप्शन, और बी के सामने आपके पास 3 है, तो ये रहा सही है। सी के सामने 2, बिल्कुल आपका ऑप्शन 2 सही है, आप देख लेना आप वहाँ पे। अच्छा, मेयर सेलोवी के संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान में भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक आता है, तो इसमें अगर अपन बात करें 70 में तो ये आता है भावनाओं का उपयोग करना भाई, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कौन से सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचालित होती है। तो इसमें अगर 71 में बात करेंगे तो हो जाएगा प्रणोद न्यूनीकरण, ये रहा प्रणोद न्यूनीकरण सिद्धांत के तहत होता है 71 में। अच्छा, एक शिक्षक विद्यार्थियों के समूह से, इसमें आप पढ़ लेना प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास शारीरिक क्या है, शारीरिक और क्षमता में भिन्नताएं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, नहीं पर हाँ बिल्कुल यही है। और 73 की बात करेंगे तो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। तो 73 में बात करेंगे तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिपुष्टि और प्रशंसा को आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरणों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं है ना, इसलिए इसका निम्नलिखित में से कौन सा 21वीं सदी के कौशलों के जीवन कौशलों में शामिल नहीं है। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे 74 में तो ये आपके पास नवाचार है ना, ये शामिल नहीं है इसमें, किसमें, 21वीं सदी के कौशलों में। अच्छा, 75 की बात करेंगे तो इसमें आपके पास निम्नलिखित में से 21वीं सदी के कौशलों में ये आपके पास कौन सा है, वो कौन सा आ गया फिर। अच्छा, 21वीं सदी कौशलों में 4C के अवयव हैं, तो 4C के अवयव की बात करेंगे तो आपके पास 76 में ACD आ जाते हैं भाई, क्या आ जाते हैं, ACD, ये 2 ऑप्शन इसका सही है, आप इसमें देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दिया, नीचे दिए गए कथन, 2 कथन क्या है शामिल अपने पास दिए गए हैं। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगों को मुख्य धारा से शामिल करने तक सीमित है, नहीं ये नहीं है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को अपनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए असत्य किंतु बी सत्य है, तो मैंने बता दिया मैंने आप लोगों के पास। तो क्या आ जाएगा इसमें, एक तो आपके पास क्या है, ए गलत है और बी सही है, तो ये आपके ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मानसून जून सितंबर 2025 के दौरान सर्वाधिक वर्षा अंकित करता है। तो ये धौलपुर में नहीं करता भाई, 77 में अपने पास झालावाड़ में आ जाएगा, इसका आंसर का क्या होगा, इसका आंसर झालावाड़ होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो क्या है, साबरमती अपने पास नदियाँ क्या सुमिलित करना है। साबरमती की अगर बात करेंगे तो आपके पास माजम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माजम हो जाएगा। लूनी की बात करेंगे तो आपके पास बांडी हो जाएगा। सोम की बात करेंगे तो आपके पास सारणी हो जाएगा, और माही की बात करेंगे तो चाप हो जाएगा। तो अब ये देख लेना आपके पास अपने ऑप्शन से यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन से इसमें मैच कर लेना, 3 ऑप्शन सही रहेगा, है ना, तीसरा ऑप्शन सही है। अच्छा, 79 की बात करें तो वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक, इसका आंसर ही बता देते हैं अपन, इसका आंसर आ जाएगा 8%, है ना, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली शिखर रघुनाथगढ़ से क्या है, अपने पास रघुनाथगढ़ से नीचा और बैराट से ऊपर है। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे ना तो आपके पास बबाई आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बबाई आ जाएगा।
इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर नीचे दिए गए इसमें कूट मिलान करना है भाई। तो आपके पास क्या है, बकरी की बात करें तो बकरी आपके पास क्या है भाई, बकरी लोही है। चलिए ऊँट की बात करेंगे तो गोमट है, ये आपको पता है भाई। और अब भेड़ खेरी है और भैंस है वो बदावरी है। तो ये मैच कर लेना अब आप लोग। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 11 सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में हुई थी और गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई थी। यह आपका ऑप्शन सही है। अच्छा, इसके बाद ये निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। इसमें अपने पास बात करें तो 2023-24 में उपयुक्त में से राजस्थान भारत में किन फसलों में तृतीय स्थान पर रहा। तो तृतीय स्थान पर जिनमें रहा था ना उसकी बात करेंगे। ए और बी यानी ऑप्शन 1 सही है इसका, ये ऑप्शन इसका सही है इसमें, और इसमें ये रहा सोयाबीन और मूंगफली में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, कांकनी जैसलमेर की नदी है भाई। और देखिए अच्छा, कांकानी है भाई, कांकानी नदी की नहीं बात है भाई, ये जोधपुर सही है भाई। यहाँ पे ये जोधपुर ही आएगा। मैंने कांकनी नदी देख लिया, मैंने सोचा जरा कौन सी है। इसके बाद में बात करते हैं कौन सी, जोधपुर हो गया। हाँ, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपके पास से कौन सा सम्मिलित नहीं भाई, आयड संग्रहालय कोटा नहीं है। आयड संग्रहालय आपके पास कहाँ है, ये आपके पास उदयपुर में है भाई। राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य से उपयोगी जानकारी मिलती है। तो अपने पास हमीर के महाकाव्य से बात करें तो रणथंभौर के चौहानों का अपने पास क्या इतिहास मिलता है भाई। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन से 2 दुर्गों पर अधिकार नहीं किया। तो रणथंभौर पे किया था, चित्तौड़ पे किया था, और आपके पास झायन और अपने पास मंदावर पे नहीं किया है। तो ए और बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्न कथनों पे विचार कीजिए। अगर विचार करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्या है, इसमें डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, डामोर के बारे में, हाँ, तो इसमें आपके पास ए और बी दोनों ही सही नहीं है भाई। क्या है, सही है, सही पूछा भाई इसमें सही। हाँ, तो सही बता देते हैं, ए और बी दोनों सही है। ये केवल गेहूं तथा मक्का की खेती करते हैं, ये गलत है। तो बिल्कुल आप बाकी देख लेना आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्या अकबर ने 1572 में जोधपुर में किसे किला सौंपा भाई। जोधपुर का किला इन्होंने राय बीकानेर सिंह को ही सौंपा था भाई। किसको, राय सिंह बीकानेर के थे ना, उनको अपने पास सौंप दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर के विजय हेतु 1577 से 79 तक ईश्वर अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे भाई ये। तो इसमें आपके पास 3 बार किए भाई, है ना। इसमें अपने अभियान हो जाएंगे, शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार किए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर की राज्य की तोपों से निम्न स्थानों में से कहां पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे अपने 91 की बात करेंगे तो आगरा हो जाएगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा, आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1918 यानी 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन किया। तो 92 की बात करेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद इसके आंसर हो जाएंगे भाई। स्वामी श्रद्धानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1301 की बात करें तो क्या है, रंगदेवी इसका करेक्ट आंसर है। जल जौहर से केवल अपने पास रंगदेवी से संबंधित है। रणथंभौर सबसे राजस्थान का पहला शाखा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संप सभा का उद्देश्य था। संप सभा का उद्देश्य था मादक द्रव्यों का परित्याग करना। बिल्कुल ए और बी अपने पास क्या, तीनों सही है भाई। ये सभी सही है भाई। क्या है, ये सारे सही आ जाएंगे, ए और बी तीनों सही हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में किस रियासती शासक ने राजस्थान की रियासतों के शासकों से संविधान निर्मात्री सभा से शामिल होने का आह्वान किया। तो इसमें आपके पास बताएंगे तो ये आ जाएगा बीकानेर के महाराजाधिराज शार्दुल सिंह आपके पास ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं राव जोधा ने हड़बुजी की अपने पास क्या है, ये क्या है, कौन सा गाँव भेंट किया, बेंगटी गाँव भेंट किया भाई। क्या हो जाएगा, बेंगटी गाँव। इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे अंत में प्रजामंडल जो रियासतों को स्थापित की थी, तो वो झालावाड़ है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर का है, जो अपने पास जंगल में है। इससे कोई अपने पास नंगे पांव जा ही नहीं सकता। इसके बाद में महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में निम्न में से चित्रकला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे 99 में, तो इसमें आपके पास हो जाएंगे 1 2 3 तीनों कथन सही है भाई। ये तीनों कथन इसमें सही हो जाते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही रहेगा करेक्ट आंसर। अब आता है अपना ये क्वेश्चन। इसमें अगर बात करें तो क्या निम्नलिखित संत साहित्य को सम्मिलित कीजिए। इसमें अगर बात करेंगे तो आपके पास रामचरण है। रामचरण जी की बात करें शब्द प्रकाश हो जाती है। चरणदास जी की बात करें तो धर्म जहाज हो जाता है।
नाभादास की बात करें तो भक्तमाल हो जाता है, और दादू की बात करें तो संत सुधा सार हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो आंसर की है वो हमने बहुत ही सटीक, देखो सटीक आंसर की हमने चर्चा की है। पर्सन अगर एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो ये मत सोच लेना सर आपने पेपर दिया है क्या कि नहीं दिया है, ये बातें मत कर लेने लग जाना भाई। कोई नहीं, देखो हर एक आंसर की में आपके 1-2% ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मेरे में भी हो सकते हैं, लेकिन सटीक रहने वाले हैं। बाकी कोई 1% ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, नहीं बाकी नहीं होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।